Hello students, welcome back to the online classes of KPS. Today we will start our lesson 4th of class 10th Geography Agriculture. As you all know that agriculture जो है सबसे important activity है इंडिया के अंदर. इंडिया की 2/3 population जो है वो अभी भी agricultural activity में engaged है. एग्रीकल्चर इंडिया के अंदर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो कि मोस्ट ऑफ फूड जो है जो हम कंज्यूम करते हैं उसको प्रोड्यूस करती है और इसी के साथ साथ दूसरी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करती है। एग्रीकल्चर जो है इंडिया के अंदर सबसे पुरानी इकोनॉमिक एक्टिविटी है और इन सालों में कल्टीवेशन मेथड जो है वो भी काफ़ी चेंज हो गए हैं क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है और टेक्नोलॉजी आने से जो एग्रीकल्चरल मेथड्स है या फिर कल्टीवेशन मेथड्स है उसकी कुछ नई कैरेक्टरिस्टिक सामने आ रही है, जैसे कि फिजिकल एनवायरनमेंट कैसा है जिसमें हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी किस टाइप की यूज़ में ली जा रही है और सोशियो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो है वो क्या है। फार्मिंग जो है वो अलग अलग टाइप की होती है, सब्सिस्टेंस से लेकर कमर्शियल फार्मिंग तक, और प्रेजेंट टाइम में इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग टाइप की फार्मिंग जो है वो की जा रही है। तो इसमें फर्स्ट आती है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये जो फार्मिंग है वो अभी भी इंडिया के कुछ पार्ट्स में की जा रही है। ये जो एग्रीकल्चर है या ये जो एक्टिविटी है ये जो है एक स्मॉल लैंड को लिया जाता है, उस पर की जाती है, कुछ छोटे टूल्स को यूज़ में लिया जाता है इस प्रकार की एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने के लिए। इस टाइप की जो फार्मिंग है वो मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है और साथ ही साथ मिट्टी की जो है वो नेचुरल फर्टिलिटी कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करती है, या फिर जो दूसरी एनवायरमेंटल कंडीशन है जिसके अंदर की हम क्रॉप्स को लगाते हैं उन सब के ऊपर डिपेंड करती है। इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या फिर झूम एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। इसके अंदर फार्मर्स क्या करते हैं, लैंड के एक छोटे से पार्ट को क्लियर करते हैं, काट देते हैं पेड़ों को वहाँ से और वहाँ पर जो है प्रोडक्टिविटी का काम किया जाता है अपनी और अपनी फैमिली के नीड्स को पूरा करने के लिए। जब उन्हें ऐसे लगता है कि मिट्टी की फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो गई है तो फार्मर जो है वो शिफ्ट कर जाता है, उस जगह को खाली छोड़ देता है और दूसरी जगह पे जो है वो वही सेम एक्टिविटी वापस करता है, पेड़ों को काट के खाली कर देगा ज़मीन को और वहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की जाती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो नेचर के अंदर मिट्टी की जो फर्टिलिटी उसको रिप्लेनिश करने की वापस से पावर देता है, क्योंकि अगर एक बार एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर दी गई उसके बाद जगह को खाली छोड़ दिया गया कुछ टाइम के लिए तो मिट्टी की फर्टिलिटी वापस से आ जाती है, वापस से वो फर्टाइल बन जाती है। तो इसीलिए एक अच्छा तरीका है, एक नेचुरल प्रोसेसेस है इसके अंदर। लैंड की प्रोडक्टिविटी जो है इस टाइप के एग्रीकल्चर के अंदर वो लो रहती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फार्मर जो है वो ना ही तो कोई फर्टिलाइज़र का यूज़ करता है ना ही किसी मॉडर्न इनपुट का यूज़ करता है। इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग नाम जो है इस एग्रीकल्चर के दिए गए हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पर झूम एग्रीकल्चर, उसी के साथ मणिपुर में जो है इसे पामलू कहा जाता है और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के कुछ डिस्ट्रिक्ट में इसे दीपा कहा जाता है और अंडमान आइलैंड में भी या निकोबार आइलैंड्स में भी इसे दीपा कहा जाता है। नेक्स्ट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये जो फार्मिंग है ये उन एरिया में की जाती है जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर जो है वो लेबर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। रीज़न क्या है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस मिलता है उसकी भी नीड ज़्यादा होगी, तो इसीलिए ये जो एग्रीकल्चर है वो उन एरिया में किया जाता है पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा करने के लिए। उसी के साथ साथ इस प्रकार के एग्रीकल्चर में जो है वो बायोकेमिकल इनपुट्स का और इरिगेशन का ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है ताकि हायर प्रोडक्शन जो है वो ऑब्टेन किया जा सके, क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनके नीड्स को पूरा करने के लिए। इसी के साथ साथ इस प्रकार के एग्रीकल्चर में जो है फार्मर जो है वो मैक्सिमम आउटपुट लेना चाहता है और किसके अंदर, लिमिटेड लैंड के अंदर। तो इसके लिए ताकि वो अपनी जो लिवलीहुड है उसके लिए काफ़ी सोर्स मिल सके, उसको सोर्सेज मिल सके, उसी के साथ साथ दूसरा क्या है वहाँ की पॉपुलेशन की नीड्स को भी पूरा कर सके। तो एक प्रकार का इनॉर्मस प्रेशर है इस प्रकार के एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर। क्यों? क्योंकि किसान के पास एग्रीकल्चरल लैंड कम है लेकिन वो आउटपुट बहुत ज़्यादा चाहता है। उससे आउटपुट ज़्यादा लेने के लिए वो क्या करता है, बायोकेमिकल इनपुट्स का इरिगेशन का ज़्यादा यूज़ करेगा। नेक्स्ट इज़ कमर्शियल फार्मिंग। इस प्रकार की फार्मिंग जो है
उसके अंदर मॉडर्न इनपुट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे हाई आइल्डिंग वैरायटी के सीड्स, बीजों का यूज़ किया जाएगा, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो है वो सब यूज़ किए जाते हैं ताकि हायर प्रोडक्टिविटी उनको मिल सके। इस प्रकार की एग्रीकल्चर जो है वो कमर्शियल पर्पस के लिए, व्यापार करने के पर्पस से की जाती है। और ये जो एग्रीकल्चर है वो एक रीजन से दूसरे रीजन के अंदर इसकी अलग अलग कमर्शलाइजेशन होती है। जैसे कि राइस जो है कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा और पंजाब में, लेकिन उड़ीसा के अंदर ये क्या है, सब्सिस्टेंस क्रॉप है, क्योंकि वहाँ का मेन फूड है राइस। तो राइस अगर वहाँ का मेन फूड है तो उन्हें कहीं बाहर से राइस को लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने खुद के नीड्स को पूरा करने के लिए राइस की कल्टीवेशन करते हैं। लेकिन हरियाणा और पंजाब में जहाँ पे गेहूँ जो है वो मेन फूड है, व्हीट जो है, तो इसलिए वहाँ पर जो है ये कमर्शियल फार्मिंग के अंदर राइस जो आता है वो राइस की खेती तो करते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने के लिए। प्लांटेशन जो है वो भी एक प्रकार की कमर्शियल फार्मिंग है। इस टाइप की जो फार्मिंग है उसमें एक सिंगल क्रॉप लगाई जाती है बहुत बड़े एरिया के अंदर। प्लांटेशन के अंदर जो है वह एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों का ही इंटरफेरेंस होता है। प्लांटेशन जो है उसके अंदर लैंड जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में कैपिटल को, पूंजी को, पैसे को यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ कुछ माइग्रेंट लेबर्स को भी लिया जाता है, मजदूरों को भी रखा जाता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए। और जो भी प्रोड्यूस मिलता है उसे कुछ इंडस्ट्रीज़ में भी एज ए रॉ मटेरियल यूज़ लिया जाता है। इंडिया के अंदर टी, कॉफ़ी, रबर, शुगरकेन, बनाना एक्सेट्रा जो है ये इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। टी जो है, चाय जो है वो असम और नॉर्थ बंगाल, कॉफ़ी जो है वो कर्नाटका में, ये कुछ इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप है जो इन स्टेट्स में लगाई जाती है। और प्रोडक्शन जो है वो मार्केट में भेजा जाता है, क्योंकि अगर हमें प्रोडक्शन मार्केट में भेजना है तो इसके लिए क्या क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहला है वेल डेवलप्ड जो है वो ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क होना। अगर हम कहीं पर प्लांटेशन क्रॉप का कल्टीवेशन कर रहे हैं या हमें कोई भी कमर्शियल क्रॉप को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो इसके लिए हमारे पास ट्रांसपोर्ट का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कम्युनिकेशन कनेक्शन। कम्युनिकेशन का मतलब है बातचीत करने के लिए टेलीफोन, मोबाइल नेटवर्क जो भी है वो सब होना। फिर है प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का होना भी ज़रूरी है जो कि इन प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सके। मार्केट जो है वो भी प्लांटेशन के डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इज़ क्रॉपिंग पैटर्न। जैसा कि हमने फिजिकल डाइवर्सिटीज़ के बारे में पढ़ा है या फिर इंडिया के अंदर अलग अलग कल्चर है उसके बारे में पढ़ा है, ये भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को और क्रॉपिंग पैटर्न को इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप की फूड और फाइबर क्रॉप, वेजिटेबल और फ्रूट, स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स जो है वो अलग अलग पार्ट में लगाई जाती है कंट्री के अंदर। और इंडिया के अंदर जो है इसी के बेसिस पर 3 क्रॉप सीजन में डिवाइड किया गया है, रबी, खरीफ और जायद। रबी क्रॉप्स जो है वो विंटर में लगाई जाती हैं, लाइक फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, और कब काटी जाती है, समर सीजन में, अप्रैल टू जून के बीच में। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है जिसमें व्हीट, बार्ले, पीस, ग्राम और मस्टर्ड आता है। ये जो क्रॉप है वो इंडिया के काफ़ी लार्ज पार्ट्स पे लगाई जाती है, जैसे कि हमारे स्टेट्स हैं नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश आते हैं, जहाँ पे कि वीट और या फिर दूसरी रबी क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है। अवेलेबिलिटी जो है ड्यूरिंग विंटर्स जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है पानी की, जिसकी वजह से क्रॉप्स जो है काफ़ी अच्छे से लगाई जा सकती है। उसी के साथ साथ ग्रीन रेवोल्यूशन जो आई थी पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ पार्ट्स में, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिससे कि इन रबी की क्रॉप्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला है। फिर आता है खरीफ क्रॉप्स। ये जो क्रॉप्स हैं ये मॉनसून जब आता है कंट्री के अंदर तब लगाई जाती है और हार्वेस्ट की जाती है सितंबर से अक्टूबर के अंदर। और इसके अंदर जो है वो पैडी, मेज, पैडी का मतलब है धान, जो कि चावल को निकालने से पहले छिलके समेत जो चावल होता है उसे पैडी कहा जाता है। मेज है, ज्वार है, बाजरा है, अरहर की दाल है, मूंग दाल, उड़द दाल, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट और सोयाबीन जो है ये इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फसलें हैं। ये जो कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो राइस ग्रोइंग रीजन्स में, जिसमें आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, तमिलनाडु, केरला और महाराष्ट्र, यहाँ पे जो है चावल भी इस सीज़न में लगाए जाते हैं। और पैडी जो है एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है पंजाब और हरियाणा की, और आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा जैसे स्टेट हैं यहाँ पर जो है पैडी जो है
जो 3 फसलें लगाई जाती है पैडी की एक साल में, जिसमें 3 अलग अलग वैरायटी है चावल की, ओस, अमन और बोरो। रबी और खरीफ सीजन के बीच का जो सीजन आता है, बहुत छोटा समर सीजन, उसे जायद सीजन कहा जाता है। जायद जो है इसमें जो कुछ क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जाता है इस टाइम में, जैसे कि वाटरमेलन, मास्कमेलन, ककम्बर, वेजिटेबल और फोडर क्रॉप्स। शुगर केन जो है वो ऑलमोस्ट पूरे साल लगाया जाता है, तो उसे जायद का सीजन कहा जाता है, इसलिए इन फसलों को जायद की फसलें कहा जाता है। नेक्स्ट इज मेजर क्रॉप्स। एक बहुत बड़ी वैरायटी जो है वो फूड और नॉन फूड क्रॉप्स की जो है इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में लगाई जाती है। और लगाना जो है, किसी भी क्रॉप को लगाना डिपेंड करता है वहाँ की सॉइल की वेरिएशन पर, क्लाइमेट पर और कल्टीवेशन किस प्रकार का किया जा रहा है इसके ऊपर। जो मेजर क्रॉप्स इंडिया के अंदर लगाई जाती है उसमें राइस, व्हीट, मिलेट, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड, कॉटन और जूट एक्सेट्रा आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राइस के बारे में। राइस जो है एक स्टेपल फूड है जिसे कि मेजॉरिटी ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो लेती है अपने एज ए मेन फूड। हमारी कंट्री जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस की पूरे वर्ल्ड के अंदर चाइना के बाद। फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का वो चाइना है। ये एक खरीफ की फसल है और इसको लगने के लिए हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और एनुअल रेनफॉल जो है वो अबोव 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तब जो है राइस का कल्टीवेशन किया जाता है। और ये जो एरिया है जहाँ पर रेनफॉल कम होती है वहाँ पर इरिगेशन के थ्रू जो है वो राइस का कल्टीवेशन किया जाता है। राइस जो है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, कोस्टल एरिया जो है और डेल्टिक रीजन, डेल्टा वाले प्रदेश जो है वहाँ पर लगाया जाता है। डेवलपमेंट जो है जो डेंस नेटवर्क की हुई है, जैसे कि कनाल इरिगेशन हो रही है, ट्यूबवेल से इरिगेशन हो रही है, उससे जो है जो लेस रेनफॉल वाले एरिया जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश या कुछ राजस्थान के पार्ट्स, अब वहाँ पे भी इरिगेशन मेथड के थ्रू या ट्यूबवेल के थ्रू जो है वो पानी की कमी पूरी की जा रही है। इरिगेट जो है वो लैंड को किया जा रहा है, जिसकी वजह से राइस का कल्टीवेशन इन एरियाज़ में, लेस रेनफॉल वाले एरियाज़ में भी किया जा रहा है। नेक्स्ट इज़ व्हीट। ये जो है वो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेरियल क्रॉप है। ये भी मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है कंट्री का, वहाँ के लोगों के लिए। ये एक रबी क्रॉप है जिसे कि कूल ग्रोइंग सीजन में की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत पड़ती है। और साथ ही साथ ब्राइट सनशाइन की, कब, जब ये फसल पकने वाली होती है उस टाइम। 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल की इसको ज़रूरत होती है ग्रोइंग सीजन में। 2 इम्पोर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स है कंट्री के अंदर, जिसमें फर्स्ट आता है गंगा सतलुज प्लेन्स जो कि नॉर्थ वेस्ट, और ब्लैक सॉइल रीजन जो है दक्कन का वो। मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान है। नेक्स्ट इज मिलेट्स। ज्वार, बाजरा, रागी, ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट मिलेट्स हैं जो कि इंडिया में लगाए जाते हैं। इन्हें जो है कोर्स ग्रेन, मोटा अनाज भी कहा जाता है, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के लिए रागी जो है उसके अंदर आयरन, कैल्शियम जो है या फिर दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो पाए जाते हैं। ज्वार जो है वो तीसरी इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है जो कि किसी एरिया को अगर देखा जाए, प्रोडक्शन को देखा जाए उसके बेसिस पर। रेन फेड क्रॉप है जो कि मॉइस्ट एरिया में लगाई जाती है या फिर इरिगेशन की से बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है। बाजरा जो है वो सैंडी सॉइल में भी अच्छे से लगाया जा सकता है या फिर शैलो ब्लैक सॉइल है उसमें भी। बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा है। रागी जो है एक ड्राई रीजन की क्रॉप है, सूखे प्रदेशों में लगाई जाती है, और लाल मिट्टी, सैंडी, लोमी और शैलो ब्लैक सॉइल जो है वहाँ पर भी इसको लगाया जा सकता है। रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट इज मेज। ये एक क्रॉप है जो कि फूड और फोडर दोनों टाइप की है। एक खरीफ क्रॉप है जिसे कि टेम्परेचर चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। जो पुरानी एलोवियल सॉइल होती है उसमें ये अच्छे से लगती है। कुछ स्टेट्स हैं इंडिया के जैसे कि बिहार है, वहाँ पर मेज जो है वो रबी सीजन में भी लगाया जाता है।
मॉडर्न इनपुट्स का यूज़ किया जाता है, जैसे हाई आइल्ड वैरायटी के सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन जो है, जिससे कि मेज़ का प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट इज पल्सेस। इंडिया जो है एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर भी है पल्सेस का पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये जो है प्रोटीन का सबसे मेजर सोर्स है वेजिटेरियन डाइट के अंदर। कुछ मेजर पल्सेस जो है जो इंडिया के अंदर लगाई जाती है उसमें अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस और ग्राम आती है। पल्सेस जो है उन्हें कम मॉइस्चर की ज़रूरत पड़ती है और ड्राई कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर सकती है। और उसी के साथ साथ अरहर जो है वो मिट्टी की सॉइल फर्टिलिटी को भी बढ़ाती है, क्योंकि वो एयर के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करती है। मोस्टली ग्रोन जो है ये फसलें जो है वो रोटेशन में लगाई जाती है। मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो है जिसमें इंडिया के अंदर मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक आते हैं। नेक्स्ट इज फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। कुछ दूसरी फूड क्रॉप्स जो कि अनाज नहीं है, जिसमें फर्स्ट आता है शुगर कैन। ये जो है एक ट्रॉपिकल और उसी के साथ साथ सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ये हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में अच्छे से ग्रो होती है। और टेम्परेचर कितना चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस। और एनुअल रेनफॉल जो है बिटवीन 75 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। इरिगेशन जो है इन रीजन में जो है रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि लो रेनफॉल वाले अगर एरियाज है वहाँ पर इरिगेट लैंड को करना पड़ेगा। ये जो है वो सोयल जो है या फिर लेबर जो है वो काफ़ी ज़रूरत पड़ती है इसके अंदर। एक तो इस फसल को लगाना है तब, और एक उस फसल की हार्वेस्टिंग करनी है तब। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर कैन का आफ्टर ब्राज़ील। ये मेन सोर्स है शुगर का गुड़, जिसे कि जैगरी भी कहा जाता है, या फिर खांडसरी या फिर मोलासिस। इन सभी का मेन सोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ शुगर कैन है। मेजर शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा। नेक्स्ट इज ऑयल सीड। 2016 में इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का पूरे वर्ल्ड के अंदर आफ्टर चाइना। रिपसीड प्रोडक्शन जो है इंडिया के अंदर उसमें थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में आफ्टर कनाडा एंड चाइना इन 2016। अलग अलग टाइप की ऑयल सीड जो है वो अप्रोक्सीमेटली 12% जो टोटल क्रॉप एरिया इंडिया के अंदर वहाँ पर लगाई जाती है। मेन ऑयल सीड प्रोडक्शन जो इंडिया के अंदर है वो किया जाता है ग्राउंडनट का, मस्टर्ड का, कोकोनट का और सीसम का। सीसम जिसे तिल कहा जाता है। और आता है सोयाबीन, कैस्टर ऑयल, कॉटन सीड्स, लिनसीड और सनफ्लावर। और ये जो सभी एडिबल ऑयल हैं और इन्हें कुकिंग में भी यूज़ में लिया जाता है। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, जिसमें कि सोप, कॉस्मेटिक्स या फिर ऑइंटमेंट जो है उनके प्रोडक्शन में यूज़ में लिया जाता है। ग्राउंडनट जो है वो एक खरीफ की फसल है और इसको लगने के लिए कंट्री के अंदर जो मेजर ऑयल सीड प्रोडक्शन है उसके अंदर इसका नाम आता है। मतलब हाफ ऑफ जो अकाउंट है, मतलब आधी तो फसल इंडिया के अंदर यही लग जाती है ऑयल सीड के अंदर। गुजरात जो है वो इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, इसके बाद राजस्थान और आंध्र प्रदेश के बाद 2016-17 में। लिनसीड और मस्टर्ड जो है वो रबी क्रॉप है। सिसमम जो है वो खरीफ क्रॉप है जो कि नॉर्थ में लगाई जाती है, और रबी क्रॉप जो है वो साउथ इंडिया में लगाई जाती है। कैस्टर सीड जिससे कि कैस्टर ऑयल निकलता है, ये बोथ रबी और खरीफ सीजन में लगाई जाती है, तो दोनों ही में ही इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट इज टी। टी कल्टीवेशन जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर है और इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप है जो कि इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है, जो कि ब्रिटिश लोगों ने इंट्रोड्यूस की थी। मोस्ट ऑफ टी प्लांटेशन जो है इंडिया के अंदर इंडियंस के खुद के हैं। टी प्लांट जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में लगाए जाते हैं, जहाँ पे कि डीप और फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, ह्यूमस होनी चाहिए उसके अंदर, और ऑर्गेनिक मैटर्स पे भी डिपेंड करता है। टी बुशेस जो है उन्हें गर्म और मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे धुंध नहीं हो उस पूरे साल के अंदर। फ्रीक्वेंट शावर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है पूरे साल इनके ऊपर, ताकि टेंडर लीव्स जो है वो ग्रो कर सके। टी जो है एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जिसमें कि बहुत सस्ते और स्किल लेबर की ज़रूरत पड़ती है। टी प्रोसेस जो है वो टी गार्डन के अंदर की जाती है। इसकी फ्रेशनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी लीव्स हमें लेनी है। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो आसाम, दार्जिलिंग की हिल्स,
जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला है। इसी के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा जो है वो भी टी प्रोड्यूसिंग स्टेट में कंट्री में आते हैं। 2016 में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है वो टी का इंडिया था आफ्टर चाइना। नेक्स्ट इज कॉफ़ी। इंडियन कॉफ़ी जो है उससे पूरे वर्ल्ड में इसकी गुड क्वालिटी के लिए जाना जाता है। अरेबिका वैरायटी जो है वो यमीन से आई थी, वो अब अपने कंट्री में भी लाई गई है, प्रोड्यूस की जाती है। ये वैरायटी जो है उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और इसी के साथ साथ कल्टीवेशन जो है वो बाबा बुडान हिल्स के अंदर जो है सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था और आज इसका कल्टीवेशन जो है वो नीलगिरी कर्नाटका के अंदर, केरल और तमिलनाडु में भी किया जाता है।